नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम पार्ट 3 करेंगे, जिसके अंतर्गत हम 21 से लेकर के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वह पार्ट जरूर देख लें, ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो है, कॉन्सेप्ट जो है, क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। पूछा गया है, गेरंट संहिता के अनुसार कपाल रंध्र धोती किस धोती का प्रकार है। तो दोस्तों, सबसे पहले कपाल रंध्र धोती के बारे में पूरी की पूरी गेरंट संहिता में आपको पता है कि षटक्रम बताए गए हैं। षटक्रम मतलब 6 क्रम बताए गए हैं। ठीक है, उनमें से आपको पता है धोती, बस्ती, नेति आदि 6 क्रम होते हैं, षटक्रम जिन्हें हम बोलते हैं। इसमें अगर धोती की बात करें, जिसे धोती, तो धोती के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार के बताए गए हैं दोस्तों। सबसे पहले अंतः धोती, दूसरी दंत धोती, तीसरी हृदय धोती और चौथी मूल शोधन। ये 4 प्रकार बताए गए दोस्तों। अब इसके आगे सब टाइप्स है। अंत धोती की बात करते हैं जब, तो अंतः धोती की बात करें तो कितने प्रकार हैं? इसके प्रकार की बात करें तो वातसार, वारीसार, वहनीसार, मतलब जिसे हम अग्निसार कहते हैं, और आपका क्या बताया गया लास्ट में? बहिष्कृत। ये प्रकार हुए। उसके बाद में हम बात करें दंत धोती की, तो दंत धोती की बात करें तो यहां पर एक तो दंत मूल और जिह्वा मूल, कर्णरंध्र। कर्णरंध्र 2 प्रकार बताए गए दोस्तों, दायां कान और बायां कान। और बात करें तो कपाल रंध्र, कपाल रंध्र। तो आपसे यही प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कपाल रंध्र धोती किस धोती का प्रकार है। तो दंत धोती का प्रकार क्या है? कपाल रंध्र धोती दंत धोती का एक प्रकार माना गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहीं से आपका उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, दंत धोती का प्रकार। हृदय धोती की बात करें तो हृदय धोती के 3 प्रकार कौन से हैं वो आपको अच्छे से कंफर्म पता होना चाहिए। हृदय धोती की अगर बात करें तो दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती, जिसे वाससा कहा गया है, वस्त्र धोती। ये 3 प्रकार हृदय धोती के, और मूल शोधन का कोई प्रकार नहीं है। तो इस प्रकार अगर इन फ्यूचर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो ये सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर एक ही बार में आपके हो गए। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 22 नंबर प्रश्न, एपिडेमियोलॉजी के त्रिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है तो शामिल क्या है वो अपने को देखना है। अगर एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो क्या है अपने आप में? महामारी जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होती है आपकी? एपिडेमियोलॉजी होती है, मतलब बीमारी कोई भी। तो वो कैसे कैसे आती है? सपोज आपके पास 3 चीजें होती है उसमें। आपका एनवायरमेंट, जैसे अभी आपके कोरोना फैला हुआ है ना, तो इस टाइम पर आपका एनवायरमेंट कैसा है, उस तरीके से आपको कोरोना हो सकता है। मान लीजिए आप कोरोना के हॉस्पिटल में गए, पेशेंट से मिले, तो वहां का वातावरण था कोरोना वाला, तो आपको भी कोरोना हो गया, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, तो यानी कि एनवायरमेंट आपका मैटर करता है कोरोना के लिए। और क्या हो सकता है? कोरोना वायरस, खुद वायरस भी हो गया। वायरस को यहाँ पर हम क्या कहते हैं? एजेंट कारक, है ना, एजेंट बोलते हैं। और क्या होते हैं? होस्ट, मतलब अकेला वायरस तो नहीं आ रहा ना, वायरस आया कैसे? वायरस आया किसी न किसी ह्यूमन बींग से आप टच में आए, है ना, मनुष्य हो गए, ह्यूमन। ठीक है, तो वायरस आया आपके उस व्यक्ति विशेष से या व्यक्ति में ही चला जाएगा, तो एजेंट आपका कोरोना हो गया। और एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में आपको आपको घर रहने के लिए बोला जा रहा है कि घर के वातावरण में रहिए, क्यों? क्योंकि वहां पर कम चांसेस है आपको कोरोना पॉजिटिव होने के। अदरवाइज अगर बाहर गए तो एनवायरमेंट आपका खराब हो जाएगा, तो जिससे कोरोना हो सकता है। तो ये मेजर हमेशा ही ये 3 कारक माने जाते हैं किसके लिए? एपिडेमियोलॉजी के लिए। एनवायरमेंट, एजेंट और होस्ट, 3 चीजें होती है। तो ये तीनों चीजें तो क्या है आपकी? पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए एपिडेमियोलॉजी। कल को प्रश्न आ सकता है कि एपिडेमियोलॉजी में क्या क्या शामिल है, तो ये तीनों चीजें जो शामिल है। परंतु हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अपने से पूछा गया है, नहीं की फॉर्म में पूछा गया, क्या नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब क्या नहीं है, क्या नहीं के रूप में आपका रिस्क कारक आ जाएगा। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और इन फ्यूचर के लिए आप होस्ट, प्राइमरी माने एनवायरमेंटल और एजेंट कारक, इन तीनों को नोट कर लेंगे, ताकि कल को प्रश्न आ जाए कि इनमें से क्या शामिल है, तो आप इन तीनों को टिक कर पाए, होस्ट, एनवायरमेंट और एजेंट। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन किन कोशिकाओं के प्रफलन एवं परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि थाइमस जो ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड, वो कहाँ पर पाई जाती है? आपके
स्टर्नम के पास पाई जाती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड में जो सेल्स होती हैं, कौन सी सेल होती है? टी सेल्स। ये वहां पर मैच्योर होती हैं, सेल्स मैच्योर होती है, ये ध्यान रखेंगे। मैच्योर मतलब एक तरह से पकना, उनका तैयार होना, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो आपकी टी सेल जो होती है वो कहां पर मैच्योर होती हैं? वो हमेशा ही टी से थाइमस ग्लैंड, याद रखेंगे, टी से थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड में टी सेल्स मैच्योर होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न। कुंडलिनी, चक्र, नाड़ी आदि किस योग के साथ संबंधित है? तो कुंडलिनी की बात करें तो कुंडलिनी, चक्र, नाड़ी आदि राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग में नहीं आते, हमेशा ही हठ योग का एक पार्ट रहता है। आप जितने भी हठ योग की ग्रंथ देखते हैं तो उनमें कुंडलिनी की बात आती है, 6 चक्र, 8 चक्र आदि की बात आती है, नाड़ियों की बात आती है, कहीं पर 72,000, कहीं पर 3.5 लाख नाड़ियां, ऐसी बात आती है। वो हठ योग के ग्रंथ कहलाते हैं हमारे सारे के सारे। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, हठ योगिक जो अपना वे है, योगा का स्कूल है, उस स्कूल में आपके कुंडलिनी, चक्र, नाड़ी आदि सभी चीजों पर बात की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न, डेंड्राइट तंत्रिका आवेगों को ले जाते हैं। तो डेंड्राइट जो है तंत्रिका आवेगों को कैसे लेकर के जाते हैं? डेंड्राइट होते क्या है? ये बात चलिए दोस्तों न्यूरॉन्स की। जैसे मान लीजिए कि ये न्यूरॉन्स है ना, एक इस तरीके से न्यूरॉन आपको पता होगा दोस्तों किस तरीके का होता है, और इसमें एक इस तरीके की एक संरचना होती है। ये जो पास पास वाले हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? ये जो पास में है इनको हम डेंड्राइट नाम देते हैं, डेंड्राइट। ओके, और ये जो होता है ये बीच में गोलाकार भाग है, इसको हम सेल बॉडी नाम देते हैं, सेल बॉडी। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। और ये जो लंबा भाग होता है इसको हम क्या देते हैं? एक्सोन नाम देते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों पता होगा जब भी सिग्नल कोई आता है, सिग्नल जब भी कोई आएगा तो वो क्या होगा? डेंड्राइट को मिलेगा। डेंड्राइट ने सिग्नल लिया, सिग्नल किसको देगा? सबसे पहले ये किससे जुड़ा हुआ है? आपकी सेल बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो डेंड्राइट वो क्या करेगा? अपना सिग्नल जो है सबसे पहले सेल बॉडी को देगा, और सेल बॉडी में फिर वो एनालिसिस होगा उस सिग्नल का, फिर वो एक्सोन के थ्रू आगे जाएगा, नेक्स्ट डेंड्राइट तक जाएगा, और नेक्स्ट डेंड्राइट फिर से उस सेल बॉडी को देगा। तो डेंड्राइट जो है तंत्रिका आवेग मतलब इंपल्सेस को कहां लेकर के जा रही है? डेंड्राइट, डेंड्राइट सेल बॉडी को दे रही है। तो यहां पर सेल बॉडी की ओर जो लेकर के जा रहा है वही क्या है? हमारा मेन काम हो जाएगा। तो सेल बॉडी की ओर। तो देखिए दोस्तों ये आपको समझना बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझेंगे तो आपको प्रश्न नहीं क्लियर होगा। तो डेंड्राइट जो है आपका सारा का सारा सिग्नल इंपल्सेस सेल बॉडी की ओर लेकर के जाता है, की ओर, टुवार्ड्स, है ना। तो ये ध्यान रखें, इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है? अगर आपको पता हो दोस्तों तो एकमात्र पेनक्रियाज ऐसी ग्लैंड है, पेनक्रियाज, जो आपकी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों रूपों में काम करती है। एंडोक्राइन के रूप में वो क्या सीक्रेट करती है? एंडोक्राइन की बात करें तो इंसुलिन एटसेट्रा जो ये हार्मोन होते हैं, ये आपके इंसुलिन पार्ट से सीक्रेट होते हैं पेनक्रियाज में। और पेनक्रियाटिक जूस जो होता है जिसको हम अग्नाशय रस बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस, ये जो होता है आपका कहां से सीक्रेट होता है? ये आपका एक्सोक्राइन पार्ट से सीक्रेट होता है। तो इसको याद रखेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण सूचना जहां से आपको कल को प्रश्न बन सकता है, तो एंडोक्राइन जो होता है वो कहां से रिलेटेड है? पेनक्रियाज के किस भाग से? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये नाम सुना होगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जिसको हम बोलते हैं, ये वाला पार्ट आपका एंडोक्राइन का पार्ट है। और पेनक्रियाटिक जूस मतलब एक्सोक्राइन की अगर जब हम बात करते हैं तो इसमें एसिनाई सेल्स होते हैं, एसी नाई, ये सेल्स क्या करते हैं? आपकी एक्सोक्राइन पार्ट को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो ये ध्यान रहना चाहिए आपको, कल को प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। एंडोक्राइन को कौन सा कंट्रोल कर रहा है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब ये सेल्स हैं, ये दीपिकाएं हैं जहां से एंडोक्राइन कार्य हो रहा है। और एक्सोक्राइन जो कार्य हो रहा है वो किन सेल्स के कारण हो रहा है? एसिनाइल सेल्स के कारण। और ये दोनों ही सेल कहां पाई जा रही है? आपकी पेनक्रियाज में पाई जा रही है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर जो है मात्र आपका पेनक्रियाज होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? आपका पेनक्रियाज हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड कहां पाई जाती है? आपकी रीनल किडनी के ऊपर जो है आपकी क्या पाई जाती है? एड्रिनल ग्लैंड। यहां से आपके स्ट्रेस हार्मोन और फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन रिलीज होते हैं। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो T3 और T4 हार्मोन्स निकलते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड जो होती है गले में, उसके जस्ट पीछे जो 4 डॉट्स के रूप में ये ग्लैंड पाई जाती है, पैराथायराइड। तो इस प्रकार से इन सभी के बारे में आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए, और डिटेल में जानने की कोशिश करें। जितना डिटेल में जानेंगे उतना चीजें आपकी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न है, सभी साइनोवियल संधियां हैं। तो आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि ज्वाइंट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक फाइब्रस ज्वाइंट होता है, दूसरा कौन सा होता है आपका? कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस,
ज्वाइंट होता है। और थर्ड जो होता है आपका, थर्ड ज्वाइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड ज्वाइंट का नाम होता है आपका साइनोवियल ज्वाइंट, जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है, पूछा गया आपके साइनोवियल ज्वाइंट। तो आज तो साइनोवियल पूछ लिया, कल को एग्जामिनर हो सकता है कुछ और पूछ ले। तो जो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं ये बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, स्यूचर्स, स्यूचर्स मतलब हमारे सिर की जो खोपड़ी होती है ना, उसके अंदर आरी नुमा ये दांतों में इस तरीके से फंसे रहते हैं, इस तरीके से। तो इनमें मूवमेंट बहुत कम होती है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, इमूवेबल बोलते हैं, इनको इमूवेबल बोलते हैं। इमूवेबल मतलब न चलने वाली, मतलब अचल संधियां, हिंदी में बोले तो अचल, ठीक है। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट की बात करें तो ये क्या होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं, स्लाइटली मूवेबल, मूवेबल। जैसे हमारे स्टर्नम की बात कर ले, हमारी वर्टिब्रास की बात करें तो हल्का फुल्का मूवेबल मूवमेंट होती है इनमें, स्लाइटली मूवेबल मतलब इनको कहें अल्प चल, अल्प चल, थोड़ी बहुत गति करती है ये, ठीक है। और साइनोवियल ज्वाइंट की बात करें तो जितने भी हमारे कोहनी के ज्वाइंट या हमारे हाथों पैरों घुटने आदि के जो ज्वाइंट होते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट एटसेट्रा, पाइवट ज्वाइंट, गोल, है ना, ये सारे के सारे ज्वाइंट जो होते हैं आपके साइनोवियल होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें एक साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड। और फ्लूइड जब होता है तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा से ज्यादा इनमें मूवमेंट हो पाती है ना। हम बोलते हैं ना ग्रीस है घुटने में, ग्रीस खत्म हो गया, ग्रीस तो घुटना मूव नहीं कर पा रहा, दर्द हो रहा है घुटना मूव करते नहीं, मतलब ये साइनोवियल फ्लूइड होता है वो। तो इस फ्लूइड के कारण मूवमेंट ज्यादा होती है, तो इसलिए इन ज्वाइंट्स को हम क्या बोलते हैं, मूवेबल ना, मूवेबल मतलब गतिमान, मतलब चल या सचल, जहां हिंदी की बात करें तो सचल संधियां। तो यहां पर आपसे प्रश्न यही पूछा गया, साइनोवियल ज्वाइंट जो है आपके मूवेबल ज्वाइंट आता है, तो मूवेबल मतलब सचल, है ना, जो गति करता है खूब सारी हर दिशा में, तो उसे हम सचल कहते हैं। सभी साइनोवियल संधियां कौन सी है, सचल है, याद रखेंगे इसको। अल्पचल कौन सी होगी, आपकी कार्टिलेज ज्वाइंट जो है आपके अल्पचल हो जाएंगे। और एचल कौन सी होगी, फाइब्रस जो ज्वाइंट है आपके एचल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तीन ज्वाइंट होते हैं, ये नोट रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, कल को किसी और तरीके से पूछा जाए प्रश्न तो उसके लिए आपको तैयार रहना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है पहले से ही, है ना। तो यही तो अपने को पढ़ना है, एनालिसिस इसी का नाम है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो षट संपत्ति का संबंध किस चीज से है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है ज्ञान योग के बारे में, ज्ञान योग, तो वहां पर आपको बहिरंग और अंतरंग दो चीजें कही जाती है, बहिरंग और अंतरंग साधन, ये बात होती है। तो अंतरंग और बहिरंग की बात करें तो बहिरंग क्या होता है आपका, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, यही तो होता है, चार चीजें, विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुत्व और षट संपत्ति आपका बीच का पार्ट है, यहीं से आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये कहां का है, ये आपके ज्ञान योग से है। अब आप कहेंगे ज्ञान योग तो ऑप्शन ही नहीं है, तो अब ज्ञान योग की अगर बात करें तो ज्ञान योग कौन सी परंपरा ने बताते हैं, वेदांत दर्शन में आदि गुरु शंकराचार्य जी जो हैं वो वेदांत में ज्ञान योग के समर्थक है, शंकराचार्य, तो उन्होंने ये बताया है। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे इस चीज को कि ज्ञान योग माने वेदांत अथवा शंकराचार्य। कल को तीन रूपों से प्रश्न पूछा जा सकता है, षट संपत्ति का संबंध किससे है। आज मान लीजिए आपको वेदांत दर्शन ऑप्शन मिला है, कल को आपको ऑप्शन मिल सकता है ज्ञान योग मिल सकता है, तो ज्ञान योग टिक करना होगा, शंकराचार्य की देन है शंकराचार्य टिक करना होगा, है ना। जिस तरीके से आपके सामने ऑप्शन होते हैं उस तरीके से हमारी प्रश्न की दिशा बदल जाती है, वैसे अपने को ऑप्शन टिक करना होगा। षट संपत्ति हुआ इसका। अब षट संपत्ति में शामिल क्या क्या है वो आपको, मैं समझता हूं कि आपको सबसे पहले से पता है, फिर भी आप मैच करें, क्या यही है षट संपत्तियां जो आप जानते हैं ऑलरेडी, क्या क्या होता है षट संपत्तियों में, ये आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। षट संपत्ति की अगर बात करें तो इसमें हमें शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 चीजें देखने को मिलती है दोस्तों। तो कल को आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि छठ संपत्ति में क्या क्या चीजें शामिल है, क्या चीजें शामिल नहीं है, तो वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। छठ संपत्ति में 6 चीजें शामिल है, जिसका अगर अर्थ करें तो शम का अर्थ होता है मानसिक विचारों का शमन करना, दम मतलब इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, उपरति मतलब एक तरह से संसारिक जो पदार्थ हैं भोग विलास के, उनसे विरक्ति की जो भावना होती है, एक तरह से संसारिक पदार्थों में कोई राग न रह जाना, उपरति विरक्ति। तितिक्षा की बात करें तो द्वंद्वों को सहना, द्वंद्व माने सर्दी गर्मी भूख प्यास, उनको सहन करना, द्वंद्व सहन करना। और श्रद्धा की बात करें तो गुरु वाक्य और जो शास्त्र हैं, है ना, वेद आदि, उनमें श्रद्धा का भाव रखना, उनमें विश्वास रखना। समाधान करें तो मन को एकाग्र करना, माने मन जो है हमारा
समस्याओं से उलझा रहता है, अनेक विचारों में फंसा रहता है, इसको एकाग्र करने का जो अभ्यास है उसे हम क्या कहते हैं, समाधान कहते हैं। तो आपका इस प्रश्न का ऑप्शन जो है, ऑप्शन वेदांत दर्शन हो जाएगा। और इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न, गेरन संहिता के अनुसार वलितम एवं पलितम नाश किसके लाभ है? तो गेरन संहिता में पूछा गया वलितम पलितम। तो दोस्तों इसके लिए अपने को दो चीजें याद रखनी है, एक हठ प्रदीपिका और गेरन संहिता। यहाँ पर दो चीजें बताई गई है, हठ प्रदीपिका में बात करें और गेरन संहिता में। तो हठ प्रदीपिका में दो मुद्राएं बताई जाती है, महावेद और विपरीत करनी। ये दो मुद्राएं वलितम पलितम में लाभकारी है। इसके बाद गेरन संहिता की अगर बात करें तो यहां पर केवल एक मुद्रा बताई गई है, मांडुकी मुद्रा। तो ये दोस्तों अब आपका क्लियर हो गया कि वलितम और पलितम जो है इसके तीन मुद्राएं टोटल हो गई। गेरन संहिता में इसमें से एक मात्र है मांडुकी मुद्रा, और हठ प्रदीपिका में बात करें तो महावेद और विपरीत करनी, ये दो मुद्राएं हैं। दोनों को आप नोट कर लेंगे ताकि कल को प्रश्न आए कि हठ प्रदीपिका में कौन सी है, तो हठ प्रदीपिका के अनुसार महावेद विपरीत करनी, और गेरन संहिता के देखें तो मांडुकी मुद्रा। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मांडुकी मुद्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 30 नंबर प्रश्न, सूर्या चंद्र मसूर योगो जीवात्म परमात्म नोह। इस प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, योग शिखोपनिषद से ये श्लोक लिया गया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि ये जो योग शिखोपनिषद में श्लोक संख्या क्या है, ये श्लोक कौन से अध्याय से कौन सी संख्या पर है, ये आपको बताना है, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने वीडियो को अंत तक देखा है और आपको सारी चीजें समझ में भी आ रही हैं। योग शिखोपनिषद की श्लोक संख्या क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ में हमारा पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 21 से लेकर के 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में पार्ट 4 करेंगे। अगर पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया आप प्ले लिस्ट में जाकर के पहले वाले पार्ट देख सकते हैं। यदि आप हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और साथ में बेल आइकन जो दिया गया है उसे आप प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।